नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि पिछला सेशन जो हमने देखा था वो भाषा पर आधारित देखा था। अब उसमें भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मैं करा दिया हूं। तो वो पिछला सेशन का बात है। आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर जाके देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। तो आज का सेशन में आज चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण से। उन पाठ को देखेंगे जो कि हिंदी व्याकरण का रीढ़ कहा जाता है। जैसे कि संज्ञा। अब संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, संज्ञा के मुख्य भेद देखेंगे और लिंग देखेंगे, कारक देखेंगे और वचन देखेंगे। ये सारी चीज़ आज के इस सेशन में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और नोट्स करते जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको जब भी फुर्सत मिले, जब भी पढ़ने का मौका मिले तो आप अपना नोट्स निकालिए और फटाफट देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है संज्ञा से। संज्ञा से तो सबसे पहले देखिए आप लोग संज्ञा की परिभाषा। तो इसका परिभाषा आप लोग नोट कीजिएगा। किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, पुस्तक, दिल्ली, ये सभी संज्ञा हैं। मैंने क्या कहा? किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी प्राणी, राम एक प्राणी है, पुस्तक वस्तु है और दिल्ली स्थान है, तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिएगा, नोट कीजिएगा। किसी भी विशेष व्यक्ति का बोध कराता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। राम, पुस्तक, कलम, हिमालय, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने क्या कहा कि किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि राम, राम किसी विशेष का बोध करा रहा है, राम तो सिर्फ राम है। वही पुस्तक, ये सिर्फ पुस्तक का बोध करा रहा है। अब पुस्तक कहने पर कोई पेन तो उठा नहीं लाएगा। कलम, कलम बोलने पर कोई कुर्सी तो उठा नहीं लाएगा, वो कलम को ही लेके आएगा। तो किस विशेष वस्तु का बोध कराता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हिमालय, वही जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा आप लोग देखिएगा कि जो पूरे जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लड़की, लड़का, पर्वत, नदी की लड़की, ये लड़की शब्द जो है, जो लड़की है वो पूरे लड़की जाति का बोध करा रहा है, किसी एक लड़की का नहीं। वहीं पर लड़का पूरे लड़का का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक है। पर्वत, ये पर्वत कहने पर सभी पर्वत आ जाते हैं। वहीं पर नदी, बहुत सारे नदियां हैं, तो नदी बोलने पर पूरे नदी आ जाएंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वहीं पे भाववाचक संज्ञा, जो किसी के भाव का प्रकट कराता हो या बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने बताया, जो किसी के भाव का प्रकट कराता हो या बोध कराता हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे प्रेम, प्रेम कहने पर पता चलता है कि राम मोहन पे प्रेम बरसा रहा है, भाव का पता चल रहा है। वहीं पे क्रोध, अगर कोई किसी पे गुस्सा करता है तो फिर देखने से पता चल जाता है और लगता है कि अरे ये तो उस पर गुस्सा कर रहा है।
तो उसमें है कि उसका भाव प्रकट हो जाता है, तो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार घृणा है, ईर्ष्या है, किसी भी व्यक्ति का भाव प्रकट होता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये थे संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब ज़्यादा विस्तार से हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब है कि संज्ञा के बाद हम लोग देखेंगे लिंग। लिख लीजिएगा लिंग। अब लिंग की परिभाषा है कि लिंग से किसी संज्ञा की जाति का बोध होता है कि वो स्त्री है या पुरुष। और याद रखिएगा हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। पुल्लिंग। अब वही नेक्स्ट है वचन। वचन, वचन की परिभाषा आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए कि वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। अब लिंग से है कि संज्ञा की जाति का बोध होता है कि वह स्त्री है कि पुरुष। और वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। हिंदी में 2 वचन हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हाँ, और याद रखिएगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे कि प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर। इस तरह से कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसको एक वचन में नहीं बोला जाता है। तो वाक्य में कहा जाए तो शेर को देखते ही उसके प्राण निकल गए, आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे बाल, बाल कटा लिए, बाल कटा लिए। कुछ आदरणीय शब्द हैं उनके लिए भी बहुवचन का उपयोग किया जाता है, उनमें एक वचन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि पिताजी चले गए, अध्यापक जी पढ़ा चुके हैं। ये सभी कुछ आदरणीय शब्द हैं जो कि एक वचन का उपयोग नहीं होता है, उसमें सिर्फ बहुवचन का ही उपयोग होता है। और हाँ, और एक शब्द है अनेक। अनेकों का उपयोग कभी नहीं होता है, अनेकों शब्द का उपयोग कभी नहीं होता है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुवचन शब्द है अनेक। अनेक एक वचन है एक, तो एक का बहुवचन अनेक। अब इसमें अनेकों नहीं होता है। तो हम लोग संज्ञा, लिंग, वचन, इन तीनों का शॉर्ट जानकारी देख चुके हैं और उम्मीद है आप लोग को भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कारक, तब देखेंगे हम लोग कारक। कारक यहाँ पे देखिए, ये हो गया कारक। इधर देखिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो कारक 8 होते हैं। पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं। अब हम लोग देखेंगे कारक चिन्ह। तो सबसे पहले 8 कारक आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इनका कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अहो, अहो।
ये हो गया कारक और कारक चिन्ह। तो याद रखिएगा हमेशा कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो 8 कारक और 8 कारक के कारक चिन्ह। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हमने देखा संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन और कारक, जो कि इसका शॉर्ट देखें, बेसिक जानकारी देखें। आगे हम लोग देखेंगे इसका विस्तार पूर्वक जानकारी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित, जो आज की इस सेशन में पढ़े उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आप सबको करा दूंगा। तो आज का सेशन में इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। और हाँ, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।